सभी को मेरा नमस्कार। मैं पायल रोहतक मॉडल टाउन GG SSS स्कूल से आज आपके सामने जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है वाद्य तथा वाद्य के प्रकार। देखिए, जो मनुष्य है उसके जो भावों को अभिव्यक्त करने का जो तरीका है वो हर मनुष्य का अलग अलग होता है। कुछ मनुष्य अपने भावों को सिंपल बोलकर ही व्यक्त कर देते हैं, लेकिन कुछ मनुष्य अपने भावों को गाकर प्रस्तुत करते हैं। कुछ क्या होते हैं, वो अपने भावों को गाकर करते हैं। कुछ क्या करते हैं, वाद्य यंत्र कोई बजाकर करते हैं, गाना गा के बजा कर करते हैं। कुछ क्या करते हैं, डांस करके करते हैं अपने भावों को अभिव्यक्त। कुछ क्या करते हैं, सुंदर पेंटिंग बनाकर अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। तो हर इंसान की अभिव्यक्ति का जो साधन है वो अलग अलग होता है। परंतु हम बात संगीत की कर रहे हैं, तो संगीत में 3 कलाएं हैं जो मन के भावों को अभिव्यक्त करती हैं। पहला है गायन, फिर है वादन, फिर है नृत्य। हम यह नहीं कह सकते कि संगीत में सिर्फ गायन का महत्व है या फिर वादन का ही महत्व है या केवल नृत्य का महत्व है। संगीत की अगर मैं आपको डेफिनेशन भी कहूँ, ये संगीत को पूर्ण रूप से कहा जाए तो यही कहा जाता है, संगीत जो है वो गायन, वादन और नृत्य तीनों ही कलाओं का क्या है, समावेश होता है। तो बात हम करते हैं कि गायन के अंदर हम किसकी बात करते हैं। देखिए, गायन में क्या होता है, जब मनुष्य अपने मन के भावों को गाकर अभिव्यक्त करता है, स्वरों को गाकर अभिव्यक्त करता है, तो वो अपने किसका यूज करता है, गायन का यूज करता है। गायन के अंदर गाकर क्या है, मन के भावों को अभिव्यक्त किया जाता है। और वादन के अंदर क्या होता है, गाने के साथ साथ मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए वह किसी ताल की या किसी वाद्य यंत्र का सहारा लेते हैं। तो वाद्य यंत्र के साथ जब अपने स्वरों को गाते हैं तो अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करते हैं। कुछ इस तरीके से करते हैं। कुछ नृत्य में क्या होता है, मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए वो क्या करते हैं, विभिन्न मुद्राओं में क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। तो और उससे क्या होता है, अपने मन के भावों को क्या करते हैं, वो उत्पन्न करते हैं। जैसे कई बार हम बहुत खुश होते हैं तो हम उस तरीके की मुद्राएं करते हैं जो सामने वाले को लगे कि हम खुश हो रहे हैं। या कई बार अगर हम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो हम कुछ इस तरीके के डांस या नृत्य किए जाते हैं जिससे हमें लगता है कि सामने वाला परेशान होकर या दुखी होकर क्या कर रहा है, या अपने मन के भावों को अभिव्यक्त कर रहा है। कुछ खुशी के मारे करते हैं, कुछ क्या करते हैं, गुस्से में करते हैं। मतलब सभी का क्या है, जो अभिव्यक्त करने का जो माध्यम है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो संगीत के अंदर बात किसकी की हमने, संगीत में हमने कहा कि संगीत जो है गायन, वादन और नृत्य तीनों का ही क्या होता है, समावेश होता है। गायन के अंदर गाने की बात आती है, वादन के अंदर बजाने की बात आती है और नृत्य के अंदर विभिन्न मुद्राओं में नृत्य करने की बात आती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा वादन के अंदर हम बात करेंगे वाद्य यंत्रों की, कि वाद्य यंत्र क्या होते हैं और वाद्य यंत्रों के प्रकार की भी हम बात करेंगे। देखिए, वाद्य यंत्र जो है प्राचीन समय से ही क्या किए जाते हैं, वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है। जैसे आपने देखा, ये साधु लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, मंजीरा लेकर मंजीरा बजाते हैं, गलियों में घूमते हैं। या फिर जब भी कभी कहीं पर भजन वगैरह किए जाते हैं, सत्संग किया जाता है, तो वहाँ पर क्या है, ढोलक वगैरह का यूज़ किया जाता है। तो और भी सितार है, तानपुरा है, इन तरीके के वाद्य यंत्रों का प्राचीन समय से ही क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। तो बात हम कर रहे हैं वाद्य यंत्रों के प्रकारों की। वैसे तो बहुत सारे वाद्य यंत्र होते हैं, लेकिन हमारे भारतीय संगीत के अंदर हमारे जो वाद्य यंत्र हैं वो हमारे 4 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। 4 प्रकार के वाद्य यंत्रों में पहला जो वाद्य यंत्र आता है वो आता है तत्वाद्य। दूसरा जो वाद्य यंत्र आता है वो है सुशीर वाद्य। तीसरा जो वाद्य यंत्र आता है वो है अवनद्य वाद्य। और लास्ट जो चौथा जो आपका वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र के प्रकार हैं जो, उसके अंदर क्या आता है, आपका घन वाद्य आता है।
तो बात हम करते हैं पहले वाद्य की, जो कि हमारा है तत्वाद्य। देखिए तत्वाद्य जो है, तत्वाद्य को तंतु वाद्य भी कहा जा सकता है। तत् थोड़ा सा याद रखने के लिए हम याद रख लेंगे कि तत् से त और त से ही तार होता है। याद रखने के लिए आप थोड़ा सा इसको यूज कर सकते हैं। जब हम स्वरों को उत्पन्न करने के लिए तारों से स्वर की उत्पत्ति की जाए तो उस वाद्य को क्या कहा जाता है? तत्वाद्य कहा जाता है। जैसे मैं सितार का एग्जाम्पल लेती हूँ। सितार के अंदर तारें लगी होती हैं। जब उन तारों को हम इस तरीके से हिलाते हैं तो उन तारों के अंदर झंकार पैदा होती है और उन झंकार से ही क्या होते हैं, अलग अलग क्या निकलते हैं, आपके स्वर निकलते हैं। तो तत्वाद्य वो वाद्य होता है जिसमें स्वरों की उत्पत्ति तारों के माध्यम से की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका तत्वाद्य बोलते हैं। अब इसके अंदर एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे? सितार है, तानपुरा है, वीणा है, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हैं? तत्वाद्य के। यानी तत् यानी जो तार से स्वरों को उत्पन्न करता है वो हमारा तत्वाद्य कहलाता है। अगला जो वाद्य आता है हमारा, पहले हमने बात की है अब तत्वाद्य की, उसके बाद हम बात करेंगे सुशीर वाद्य की। देखिए सुशीर वाद्य में जो स्वर है वो कैसे उत्पन्न होगा? या तो वो हवा से उत्पन्न होगा या वो फूंक से उत्पन्न होगा। दो तरीके से ही आपकी क्या है, सुशीर वाद्य के अंदर स्वरों को उत्पन्न किया जाता है। या तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, फूंक मतलब मुंह से कुछ फूंक निकलेगी, हवा निकलेगी, और या फिर जो हमारी आसपास की जो हवा होती है उसके द्वारा। दोनों ही एग्जाम्पल हैं। मुंह की फूंक से जो कुछ बजाई जाती है आप लोगों को भी पता है, सभी के मन में एक ही बात आई होगी, बांसुरी। देखिए बांसुरी को बजाने के लिए जब बांसुरी होठों के पास, उन छिद्रों के पास हम जब हमने होठों को लेकर आते हैं और जब हम स्वर उत्पन्न करने के लिए उन फूंक का जब सहारा लेते हैं, तरीके से होता है, ऐसा नहीं कि फूंक मारते ही स्वर निकल जाएंगे। हर वाद्य यंत्र को बजाने का अपना एक अलग तरीका होता है। तो जैसे ही हम बांसुरी के अपने होठों के पास, ये बांसुरी के छिद्रों के पास अपने होठों को लेकर जाते हैं और उनमें हवा भरते हैं, और मतलब एक जो कुशल गाय वो है, वाद्य यंत्र बजाने वाला है जो, उसके द्वारा जब इस तरीके का इस्तेमाल किया जाएगा तो इनसे क्या होती है, स्वरों की उत्पत्ति होती है। तो ये उत्पत्ति कैसे हुई? जब हमने फूंक यानी कि मुंह से हवा निकाली, उससे हुई। दूसरा जो है वातावरण की जो हवा होती है, जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको हारमोनियम का। हारमोनियम में क्या करते हैं, इस तरीके से हम हारमोनियम को बजाया जाता है, पीछे से हवा भरी जाती है उसके अंदर, तो वो हवा आसपास की हवा एकत्रित हो रही है, उसमें हमारे मुंह की हवा का यूज नहीं हो रहा। तो जब आसपास की हवा से ही स्वरों की उत्पन्न हो रहा है, उसमें हवा भर रही है, उधर से हम बटन को प्रेस कर रहे हैं तो उसमें आवाज उत्पन्न हो रही है। उस आवाज को उत्पन्न करना ही स्वरों को उत्पन्न करना होता है। तो अभी हमने बात की सुशीर वाद्य की, जिसके अंदर स्वरों की उत्पत्ति फूंक और हवा के माध्यम से होती है। दो हम वाद्य कर चुके हैं। पहला वाद्य था तत्वाद्य, जिसमें तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है। दूसरा वाद्य है हमारा सुशीर वाद्य, जिसके अंदर स्वरों की जो उत्पत्ति होती है स्वरों की जो उत्पत्ति होती है वो फूंक और हवा के द्वारा होती है। तीसरा हमारा जो वाद्य है, वाद्य का जो प्रकार है, वो अवनद्य वाद्य है। देखिए अवनद्य वाद्य का जो यूज होता है वो ताल देने के लिए किया जाता है। अवनद्य वाद्य में क्या है, जब भी किसी चीज का हम गायन कर रहे हैं तो ताल देने के लिए उसको यूज किया जाता है। और अवनद्य वाद्य में क्या होता है, बजाने का जो होता है वो चमड़े का होता है। मतलब किसी भी चीज पे, जैसे मैंने तबला लिया तो तबले के ऊपर चमड़े की जो क्या है वो खाल मंडी होती है, तो वो भी क्या है आपका अवनद्य वाद्य का एग्जाम्पल है। और उस जब हम उस चमड़े पर क्या करते हैं, आघात करते हैं, तो उस आघात से क्या है, जो स्वर उत्पन्न होता है वो क्या होता है आपके, मतलब वो स्वरों की उत्पत्ति ही किससे कहलाई जाएगी आपकी, जब हम उसके ऊपर आघात करेंगे, उसी से ही क्या है वह, मतलब ये वाला जो अवनद्य वाद्य है वो ताल के अंदर यूज किया जाता है, ताल देने के लिए यूज किया जाता है। तो इसके अंदर आपके जो एग्जाम्पल आएंगे वो है तबला, ढोलक, इस तरीके के क्या है, नगाड़ा, ये सब आपके किसके वाद्य हैं, अवनद्य वाद्य हैं। तो अभी हमने किया तत्वाद्य, दूसरा हमने किया सुशीर वाद्य,
तीसरा हमने किया अवनद्य वाद्य। आखिरी जो वाद्य है वो है आपका घन वाद्य। घन वाद्य के अंदर क्या होता है, ये इस वाद्य के अंदर स्वरों की उत्पत्ति के लिए चोट या आघात दी जाती है। चोट या आघात मतलब किसी चीज, जैसे दो चीज आपस में टकराती हैं इस तरीके से, तो मतलब एक आवाज तो ये भी उत्पन्न हो ही रही है कि दो चीजों को बजाया गया। जो ऐसा वाद्य जो चोट या आघात से स्वरों को उत्पन्न करता है वो आपका घन वाद्य कहलाता है। जैसे हम इसके अंदर मंजीरा है, इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। मंजीरे के अंदर क्या होता है, देखिए जैसे इस तरीके से गोल गोल आपके होते बजाने के लिए, तो मंजीरे के अंदर जब हम उसको इस तरीके से बजाते हैं, इस तरीके से, तो वो आवाज जो है वो आवाज क्या करती है, स्वरों को उत्पन्न करती है। जब उनको कुशलता पूर्वक बजाया जाता है तब उनसे क्या है, स्वरों की उत्पत्ति होती है और उससे क्या है, स्वर मतलब बजाए जाते हैं। तो ये आपके वाद्य के क्या हैं, 4 प्रकार हैं। चारों प्रकार हमने विस्तार से किए हैं। फिर से एक बार थोड़ा सा मैं आपको फिर से बता रही हूँ। पहला जो आपका वाद्य है वो है तत्वाद्य। तत् यानी कि जिसमें तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है, तत्वाद्य कहलाता है। दूसरा हमारा जो वाद्य है वो आपका हम सुशीर वाद्य है। सुशीर वाद्य में स्वरों की उत्पत्ति फूंक से या हवा से होती है। तीसरा जो वाद्य है अवनद्य वाद्य है, जो ताल देने के लिए यूज किया जाता है। इसमें आघात किया जाता है चमड़े के ऊपर। और चौथा जो वाद्य है वो घन वाद्य है, जिसमें चोट या आघात का प्रयोग होता है। मतलब इसमें आपस में दो चीज इस तरीके से टकराएंगी, ठीक है। अवनद्य वाद्य में जो आघात देनी है वो किसके ऊपर दी जाएगी, चमड़े के ऊपर। लेकिन घन वाद्य में दो चीजों को आपस में इस तरीके से चोट दी जाएगी, तब जो है स्वर उत्पन्न होता है। तो ये तो हमने किया कि डेफिनेशन क्या है उनकी। अब हम क्या करेंगे, हर एक प्रकार का एक एक उदाहरण लेंगे और उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं तत्वाद्य के उदाहरण तानपुरा की। तानपुरे के बारे में हम बात करते हैं। देखिए तानपुरे का जो प्रयोग है गायन में उसका विशेष महत्व होता है। ये सितार की तरह स्वतंत्र रूप से नहीं बजाया जाता, बल्कि इसकी झनकार के सहारे ही क्या होता है, गायन होता है। तानपुरे की जो मधुर झंकार होती है उसको सुनते ही गायक के मन में गाने की ललक उठने लगती है। तानपुरे में कुल कितने तार होते हैं, 4 तार होते हैं। जैसे इसके अंदर आपको दिखाया गया है कि तानपुरे में कितने तार होते हैं, 4 तार होते हैं। इसका सबसे पहला तार मंद्र सप्तक के पंचम में या आवश्यकता अनुसार मध्यम में भी मिलाया जाता है। इन तारों का स्वर के अनुसार विवरण होता है कि कौन सा स्वर, कौन सी तार से क्या स्वर निकलता है। बीच के जो तार होते हैं वो आपके बीच के, इसके अंदर 4 तार हैं, बीच के 2 तार हैं जो, वो कौन से तार होते हैं आपके, देखिए यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है मैंने, ये 4 तार हैं। और उनमें से हम बात अब किसकी कर रहे हैं, जो बीच के 2 तार हैं उनको जोड़ी के तार बोला जाता है। इन्हें गायक अपने गले की आवाज़ अनुसार मध्य सप्तक के षड्ज में मिलाते हैं। मतलब जो भी उनकी आवाज़ है उनके अनुसार मध्य सप्तक, बीच का जो सप्तक होता है उसमें अपनी आवाज़ के अनुसार आकर किस में मिला देते हैं, सा स्वर पे मिला देते हैं। सबसे पहले इन्हीं 2 तारों को मिलाया जाता है। उसके बाद 3 तारों के बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके बाद आता है चौथा तार। चौथा तार किसके बारे में है, मंद्र सप्तक के षड्ज में मिलाया जाता है, ठीक है। पहला जो तार था वो क्या था, मंद्र सप्तक के पंचम में या आवश्यकता पड़े तो मध्यम में मिलाया जाता था। लेकिन चौथा तार मंद्र सप्तक के षड्ज में मिलाया जाता है। तो इस प्रकार किस तरीके के स्वर हो गए, इस प्रकार तानपुरे के क्या स्वर हुए, पहला स्वर प था, बीच के दोनों स्वर सा थे और तीसरा स्वर भी क्या था, सा था। सा था मंद्र सप्तक का, नीचे की आवाज़ का। तो पहला स्वर होगा प, उसके नीचे बिंदी लगाई जाएगी क्योंकि वो क्या है, मंद्र सप्तक का है। फिर बीच के 2 स्वर थे जो वो मध्य सप्तक यानी नॉर्मल जो सप्तक है सा, जिस पर कोई चिन्ह नहीं लगाया जाएगा, उसमें मिलते हैं। और बाद में जो चौथा जो तार है वो मंद्र सप्तक के षड्ज में मिलता है, यानी चौथा तार जो है वो सा होता है, जिसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, जिसके नीचे क्या लगाई जाएगी, बिंदी लगाई जाएगी, क्योंकि वो स्वर भी किसका स्वर है, आपका मंद्र सप्तक का स्वर है।
ये तो था तानपुरे के बारे में विवरण। आगे हम बात करेंगे तानपुरे के अंग की बात करेंगे। देखिए, तानपुरे के अंदर सबसे पहले क्या होता है, पहला जो अंग है वो तुम्बा होता है। देखिए, आपको इस वीडियो में ये दिख रहा होगा कि जो तुम्बा है वो देखिए जो गोल गोल आकार का नीचे की तरफ जो है वो आपका क्या है, तुम्बा है। जो जैसे गोल है, जिस चीज़ पे मतलब जिसकी शेप बनी हुई है नीचे की तरफ, वो आपका क्या है, तुम्बा है। ये किसका बना होता है, ये विशेष किस्म की लौकी से बनता है। ये नीचे से गोल है, गोल वाली लौकी का बनता है ये। इसका आकार गोल होता है, जो ऊपर से कुछ चपटा होता है। देखिए, ऊपर से चपटा है, नीचे से गोल है। तुम्बा भीतर से खोखला होने के कारण स्वरों में गूंज पैदा करने में सहायक होता है। अब कोई चीज़ खाली होगी तो उसमें आवाज़ ज़्यादा आती है, तो इससे उसमें गूंज पैदा होती है। दूसरा अंग है तानपुरे का तबली। देखिए, तबली के ऊपर ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर तबली। देखिए, तुम्बा के ऊपर का जो भाग है, लौकी के ऊपर के भाग को काटकर उसे लकड़ी से ढक दिया जाता है। नीचे का भाग तो हम किसका लेते हैं, लौकी का लेते हैं। ऊपर का जो भाग लेते हैं वो हम किसका लेते हैं, लकड़ी का लेते हैं। तो उस तुम्बे के ऊपर का भाग को क्या कहा जाता है, तबली कहा जाता है। इसी के ऊपर से तानपुरे के तार गुजरते हैं, तारों को भी यहीं से जोड़ा जाता है। तो हमने किया तुम्बा, तबली। अगला जो है आपका वो इसमें दिया गया है। अगले के बारे में बात कर रहे हैं हम किस किस के बारे में बात कर चुके हैं, तुम्बा के बारे में बात कर चुके हैं, तबली के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं डांड की। देखिए, डांड क्या होता है, यह तानपुरे का महत्वपूर्ण भाग होता है। यह तुम्बे के ऊपर लगा होता है। देखिए, डांड ये बीच में है, तारों के नीचे जो है वो डांड होता है। यह तुम्बे के ऊपर लगा होता है। इसी पर तारे बांधने के लिए 4 खूंटियाँ लगी होती हैं। ये देखिए, ये 4 खूंटियाँ लगी हुई हैं, 1 2 3 4। खूंटी नंबर 1 2 3 4 इसके ऊपर लगी हुई हैं। तुम्बे के बाद तार डांड से होकर अंत में खूंटियों पर बांध दिए जाते हैं। देखिए, तुम्बे से शुरू होकर यहाँ पर हम कहाँ तक ले आए, उसको एंड तक, खूंटियों तक उसको बांध दिया जाता है तारों को। तो ये सारा किसके ऊपर बंधा हुआ है, डांड के ऊपर ही बंधा हुआ है। उसके बाद आता है गुल्लू। ये गुल्लू लिखा हुआ है। गुल्लू क्या होता है, वह स्थान जहाँ डांड और तुम्बा जुड़े होते हैं। देखिए, ये जो स्थान है ये जुड़ गया जो 2 जगह, तो उसको क्या कहा जाता है, आपका गुल्लू कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका अटी। डांड के ऊपर खूंटियों से पहले, देखिए खूंटियाँ यहाँ हैं, खूंटियों से नीचे और डांड के ऊपर हड्डी की 2 पट्टियाँ लगी रहती हैं। ये हड्डी की 2 पट्टियाँ हैं। तो ये जो 2 पट्टियाँ हैं, इसकी पहली पट्टी जहाँ से अलग अलग चारों तारों को गुजरना पड़ता है, देखिए निशान भी लगाया हुआ है, जहाँ से चारों तार गुजरते हैं, और वो जो पहली जो लकड़ी की पट्टी है उसे क्या कहा जाता है, अटी कहलाता है वो। उसके बाद नीचे ही लिखा हुआ, देखो ऊपर अटी लिखा है, नीचे तार गहन लिखा है। अगला है तार गहन। अटी के बराबर दूसरी पट्टी जिसमें 4 सुराख होते हैं, इनमें से होकर चारों तार खूंटियों तक जाते हैं। यानी पहले चारों तार अटी में से जाते हैं, उसके बाद दूसरी पट्टी जो 4 सुराख, तार गहन, जो उसमें से सुराख जाते हैं और फिर कहाँ तक पहुँचते हैं, खूंटियों तक आपके पहुँच जाते हैं। और तो इसे क्या कहा जाता है, तार गहन कहा जाता है। पहली जो डंडी है छोटी वो अटी है, दूसरी जो है वो क्या है, आपकी तार गहन है। उसके बाद आती हैं आपकी खूंटियाँ। मैंने आपको बताया खूंटी नंबर 1, खूंटी नंबर 2, खूंटी नंबर 3, खूंटी नंबर 4। तारों को बांधने के लिए तानपुरे में लकड़ी की 4 खूंटियाँ लगी रहती हैं। ये खूंटियाँ डांड के अगले भाग में लगी होती है। डांड का शुरू का भाग है ये, क्योंकि डांड ये है, यहाँ से ये जुड़ गया डांड, तो डांड का ये क्या है, शुरू के भाग में क्या लगी हुई है, आपकी खूंटियाँ लगी हुई है। उसके बाद है तार। तारों के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि तानपुरे में कितनी तारें होती हैं, 4 तारें होती हैं। इसमें अंतिम जो तार होती है वो पीतल का होता है, तथा शेष जो तार होते हैं वो क्या होते हैं, लोहे के तार होते हैं। पुरुष के तानपुरे में लगने वाले तार महिलाओं के तानपुरे के तारों की अपेक्षा मोटे होते हैं। बस ये फ़र्क होता है पुरुष के तानपुरे में और महिलाओं के तानपुरे में। तो इधर के हम सभी क्लियर कर चुके हैं। खूंटी हो गई, अटी हो गई, तार गहन, डांड, 4 तार, गुल्लू। आगे आता है आपका मनका। देखिए, घुड़च और कील के बीच,
घुड़च और कील मतलब लंगोट के बीच चारों तारों में मोती की तरह के 4 मनके लगे हुए हैं। ये देखिए, घुड़च और लंगोट के बीच में 4 तारों की तरह क्या लगे हुए हैं, 4 मनके लगे हुए हैं। स्वरों के सूक्ष्म अंतर को ठीक करने के लिए इन मनकों का प्रयोग किया जाता है, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे करने के लिए इन मनकों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं लंगोट की। लंगोट क्या है, ये नीचे है, देखिए। तुम्बे के नीचे की ओर बीच में लकड़ी की एक तिकोनी पट्टी लगी रहती है। तुम्बे के नीचे की ओर है, इस फोटो में वो विजिबल नहीं हो रही है, नीचे की ओर है वो, तो वो क्या होती है, तिकोनी पट्टी लगी होती है। तारों का एक सिरा इन पर क्या होता है, बंधा हुआ होता है। तो इसके बारे में हमने बात की। कील अथवा लंगोट के बारे में बात की। घुड़च क्या है, मनके के ऊपर जो ये पट्टी दिखाई दे रही है वो क्या होती है, आपकी घुड़च होती है। तो इस तरीके से हमने आपके तुम्बे के प्रकारों के बारे में बात की। तो हमने पहले बात की तुम्बा के बारे में, फिर हमने तबली के बारे में बात की, फिर हमने डांड के बारे में बात की, उसके बाद हमने गुल्लू के बारे में बात की, उसके बाद हमने अटी के बारे में बात की, फिर हमने तार गहन के बारे में बात की, फिर खूटियों के बारे में बात की, फिर तारों के बारे में बात की, फिर मनके के बारे में बात की, फिर कील तथा लंगोट के बारे में बात की, और फिर हमने घुड़च के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं सुशीर वाद्य के उदाहरण हारमोनियम की, जिसमें स्वरों की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, हवा के द्वारा या फूंक के द्वारा। तो हम एक उदाहरण लेते हैं हारमोनियम। तो हारमोनियम के बारे में बात करते हुए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हारमोनियम के अंदर क्या लगी हुई है, कीज़ हैं। आपको ये सफ़ेद और काले रंग की कुछ चाबियाँ दिखाई दे रही है। हिंदी में इनको चाबी बोला जाता है और इंग्लिश में इनको कीज़ कहा जाता है। तो यही इन्हीं चाबियों से क्या है, 3 तरीके के स्वर जो कि हमारे कोमल, शुद्ध और तीव्र स्वर हैं वो बजाए जाते हैं। उसके बाद आता है बेलोज़। देखिए, बेलोज़ जो होता है, जो जिस मतलब एक पट्टे को क्या करते हैं हम पकड़कर हाथ से हारमोनियम की तरफ खींचते हैं और उसमें हवा भरते हैं, तो उसे बेलोज़ कहा जाता है। इसको हिंदी में धोकनी कहा जाता है। ये जो हवा है जब हम भरते हैं तो वो अंदर चली जाती है, और जब वो अंदर गई हुई हवा से हम क्या करते हैं, बटन को प्रेस करते हैं, तो वो बटन प्रेस करते ही वो हवा रीड्स के माध्यम से क्या है, बाहर निकल जाती है, और जिससे क्या पैदा होता है, स्वर उत्पन्न होता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टॉप्स की। देखिए, एक के बारे में बात करते हैं उसे स्टॉप्स कहते हैं, लेकिन अगर हम सभी ये जो 7 स्टॉपर आपको दिख रहे हैं, 7 की बात करेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, आपके स्टॉपर्स कहलाते हैं। इसमें 7 हैं, किसी किसी हारमोनियम में 9 स्टॉपर्स भी यूज़ होते हैं। तो ये जो स्टॉपर्स हैं आपके, वो क्या है, एक अंदर तख्ता होता है और उस तख्ते के ऊपर लेयर होती है, उसके ऊपर गड़े हुए होते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, स्टॉपर्स कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं हैंडल्स की। ये तो साइड से पकड़ने वाले हैंडल हैं जो किसी धातु के हैं। और अब आखिरी में जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं रीड्स की। रीड्स के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, रीड्स क्या होती हैं, तख्ते की लेयर जो मैंने आपको बताई, जो स्टॉपर्स जिसके ऊपर लगे होते हैं, उसके ऊपर एक बोर्ड लगा होता है। उस बोर्ड को तो क्या कहा जाता है, रीड बोर्ड। उस रीड बोर्ड पर रीड लगी होती है, मतलब उस बोर्ड के ऊपर जो लगी हुई हैं वो रीड्स लगी होती हैं। अब बात आती है कि रीड्स क्या होती हैं। तो उस बोर्ड पर पीतल की पत्तेदार चीज़ें लगी होती हैं। ये जो रीड है एक लाइन पर लगी होती है, और जब हम इस रीड को प्रेस करते हैं, जब हम कोई भी बटन या चाबी प्रेस करते हैं तो हवा उस रीड से होकर बाहर निकल जाती है। अब ये जो रीड है, किसी किसी हारमोनियम में सिंगल रीड होती है, मतलब एक रीड क्या होती है, एक उसकी लाइन पर लगी होती है, तो उसे सिंगल रीड हारमोनियम कहते हैं। किसी में जो रीड है वो डबल लाइन में, तो उसे डबल लाइन हारमोनियम कहते हैं। तो इस तरीके से थे हमने पार्ट किए हैंडल, बेलोज, रीड्स, कीज़, स्टॉप्स। तो हमने बात की हारमोनियम के भाग के बारे में। अगला जो वाद्य है वो है अवनद्य वाद्य, जिसमें ताल देने के लिए क्या है, अवनद्य वाद्य का यूज़ किया जाता है। तो इसका जो उदाहरण हम लोग ले रहे हैं वो है आपका तबला। देखिए, गायन, वादन और नृत्य में ताल देने के लिए आजकल मुख्यतः तबले का ही प्रयोग किया जा रहा है। बड़े बड़े तबला वादक स्वतंत्र रूप से भी तबले के कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। तबला वादन आजकल बहुत लोकप्रिय है।
तबले की उत्पत्ति के विषय में अगर हम बात करें तो विद्वानों में मतभेद हैं। अधिकांश विद्वानों का तो यह विचार है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ अमीर खुसरो ने पखावज के 2 भाग करके तबले का क्या किया था, आविष्कार किया था। तो ये तो तबले का विवरण था। अब हम बात कर रहे हैं तबले के अंगों की। देखिए आपके सामने 2 तबले हैं। एक तबले पे मैंने बायां तबला लिखा है और एक तबले पे मैंने लिखा है आपका दायां तबला। तो दोनों ही तबलों के अलग अलग नाम होते हैं। जो दायां तबला होता है, ये जो दायां तबला है, जो सीधे हाथ की तरफ है वो दायां है, जो उल्टे हाथ की तरफ है वो बायां है। दायां जो तबला है उसे मदीन कहा जाता है। दाएं तबले की अगर हम बात करते हैं तो उसे मदीन कहा जाता है। तबले का दायां जो भाग है जो कि मदीन है वो लकड़ी का होता है। अब हम बात करते हैं तबले के बाएं की। तबले का जो बायां भाग है वो मिट्टी, लकड़ी अथवा किसी धातु का होता है और तबले के बाएं भाग को डुग्गी भी कहा जाता है। दाएं भाग को मदीन कहा जाता है और बाएं भाग को डुग्गी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि तबले के अंग कौन कौन से हैं। देखिए इस तबले पर से दोनों में सेम ही होते हैं। इस तबले पर हमने पार्ट्स लिखे हुए हैं, तो हम इस तबले के ऊपर लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्याही की। देखिए स्याही क्या होता है, दोनों तबलों के बीचों बीच गोलाई में जो है काले रंग का मसाला लगा रहता है। ये देख भी रहे हैं आप फोटो में भी। इसे क्या कहते हैं, स्याही कहते हैं। जो काले रंग का भाग है वो आपका क्या है, स्याही है। उससे अगला भाग आता है आपका चांटी। चांटी क्या होता है, दोनों तबलों में पुड़ी के किनारे किनारे। अभी हम बात करेंगे कि पुड़ी क्या है। चलो पहले हम बात करते हैं पुड़ी की ही बात करते हैं। देखिए पुड़ी क्या होता है, दोनों तबलों के खोलों पर बीच में जो खाली है चमड़े का ढक्कन लगा होता है, इसे पुड़ी कहते हैं। पुड़ी जो है वो बकरी की खाल की बनी होती है। इसे लकड़ी के ऊपर बद्दी से कस दिया जाता है, यानी कि जो चमड़ा है वो क्या है आपका, पुड़ी है। अब हम बात करते हैं चांटी की। देखिए जो चांटी है वो क्या है, दोनों तबलों में पुड़ी के किनारे किनारे, अब जो पुड़ी है उसके किनारे किनारे की हम बात कर रहे हैं, चमड़े की लगभग 1 इंच चौड़ी एक पट्टी लगी रहती है। आप पास से देखेंगे तो और आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो पट्टी है जिसमें से ये धागे गुजरे हुए हैं इस तरीके से, ये जो आपके जो लिए गए हैं वो क्या होती है, आपकी चांटी होती है। इसे क्या कहा जाता है, चांटी कहा जाता है। उसके बाद है चांटी के बाद है गजरा। देखिए गजरा क्या है, पुड़ी के साथ साथ चारों ओर चमड़े की 16 छिद्रों वाली एक माला है, जिन छिद्रों में से क्या है, इन पट्टियों को क्या है, जो बद्दी हैं उनको निकाला गया है। तो पुड़ी के साथ साथ चारों ओर ये जो पुड़ी है, देखिए इसके साथ साथ क्या है, इस तरीके से निकले हुए हैं, अलग अलग 16 बद्दियाँ निकली हुई हैं। तो बद्दियाँ गजरा नहीं है, 16 छिद्र वाली एक जो माला है उसे क्या कहा जाता है, आपका गजरा कहा जाता है। उसके बाद आती है बात बद्दी की। बद्दी क्या होती है, देखिए ये जो बंधी हुई है वो आपकी क्या है, बद्दी है। तो बद्दी होती है तबले की पुड़िया चमड़े की डोरियों से कसी रहती हैं। जो पुड़िया हैं वो किससे जोड़ दी हमने, चमड़े की डोरियों से कस दी, और वो जो डोरियां हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, बद्दी कहा जाता है। उसके बाद है लव। लव को मैदान भी कहा जाता है। स्याही और चाटी के बीच का चमड़े का भाग लव या मैदान कहलाता है। जैसे कि देखिए बीच में जो सफ़ेद सफ़ेद आपको हिस्सा दिख रहा है वो आपका क्या कहलाता है, लव या मैदान कहलाता है। उसके बाद हम बात आती है गट्टे पर। देखिए गट्टा क्या होता है, दाएं तबले में, हम दाएं तबले की ही बात कर रहे हैं, दाएं तबले में बद्दी के बीच लगभग 3 इंच लंबे लकड़ी के टुकड़े लगे रहते हैं। देखिए ये मैं पास से आपको दिखा रही हूँ, ये आपको बद्दियों के बीच में टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, 3 इंच के टुकड़े हैं ये। इनको क्या कहा जाता है, गट्टे कहा जाता है। गट्टों की सहायता से ही स्वर को ऊंचा नीचा किया जाता है। मतलब कई बार इनको नीचे की तरफ ठोका जाता है, कई बार ऊपर की तरफ किया जाता है, तो इससे स्वर को ठीक किया जाता है। तो इसे हम गट्टा कहते हैं। उसके बाद आती है गुडरी, जो आखिरी आपका तबले का अंग है। गुडरी क्या होती है, दोनों तबलों के पैंदे में चमड़े का बना हुआ चक्कर होता है। इसके बीच से और ऊपर से चमड़े की पट्टियाँ गुजारकर तबले पर पुड़ी को कसा जाता है। मतलब नीचे की तरफ से जहाँ से डोरियाँ बद्दी जा रही है आपकी, वो क्या होता है, आपका गुडरी कहलाता है। इस हिस्से को गुडरी कहा जाता है।
तो कौन सा हिस्सा गुडरी है? जो बिल्कुल नीचे है, वो हमें अभी इसमें दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से। तो गुडरी क्या होता है कि दोनों तबलों के पैंदे में चमड़े का बना हुआ चक्र होता है। नीचे की तरफ चमड़े का ही बना है, जैसे ऊपर है इस तरीके से ही नीचे का होता है। इसके बीच से और ऊपर से चमड़े की पट्टियां गुजार कर तबले पर पुड़ी को कसा जाता है। मतलब जब पुड़ी कसी कैसे जाएगी? जब वो नीचे से होकर जाएगी तभी उसको कसा जाएगा। और इस हिस्से को क्या कहा जाता है? गुडरी कहा जाता है। तो आज हमने बात की तबले के अंगों के बारे में। कौन कौन से अंग की बात की? पहले तो हमने दायां और बायां तबला लिया। दाएं तबले का नाम मदीन है और बाएं तबले को डुग्गी कहा जाता है। उसके बाद हमने बात की स्याही की, पुड़ी की, चांटी की, गजरा की, बद्धी की, लव या मैदान की, गट्टा की और गुडरी की। आगे हम बात करते हैं घन वाद्य के उदाहरण मंजीरा की। मंजीरा क्या होता है? देखिए, ज़्यादातर ये धार्मिक भजन वगैरह में बजाया जाता है। धार्मिक जगह पर जब भजन वगैरह होते हैं तब बजाया जाता है। तो मंजीरा क्या होता है? ये एक मिश्रित धातु की बनी हुई 2 कटोरियाँ होती हैं, जो अंदर से देखिए ऐसे इस तरीके से गहरी होती हैं। और अंदर इनके गहराई के अंदर क्या होता है? एक होल होता है दोनों के अंदर ही, और जहाँ से क्या है, धागे को बांधा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो धागे से जिस प्रकार जुड़ा हुआ है, तो क्या है कि धागा इतना हो कि आप इसको अच्छे से बजा सको। बिल्कुल ये नहीं कि छोटे से धागे, कम से कम आधा मीटर डोरी से क्या है आपका जो दोनों मंजीरे बंधे होने चाहिए। और इसको बजाने का क्या तरीका होता है? जो बायां मंजीरा होता है, जो बायां हाथ है उसमें क्या है, नीचे की तरफ बायां हाथ, ऊपर दायां हाथ करना होता है। मतलब बायां हाथ हमारा जो उल्टा हाथ है वो नीचे करेंगे, एक मंजीरा उसमें पकड़ेंगे और एक कटोरी जो है वो उसमें पकड़ेंगे, और ऊपर की तरफ हम क्या रखेंगे? हमारा दायां हाथ रखेंगे। और उसके बाद बाएं हाथ को वहीं रख के दाएं हाथ को इस्तेमाल करना है। दाहिने हाथ से बाएं हाथ पर एक बार ऊपर की तरफ, यानी कि एक बार साइड की तरफ और एक बार नीचे की तरफ क्या करना है? आघात करना है, चोट लगानी है। तो इस तरीके से क्या है, एक बार एक साइड से, एक बार एक साइड से। बाएं जो कटोरी है जो ये मंजीरे की, उसको नीचे रखना है। दाएं को एक बार बाएं के एक साइड आघात करना है, एक बार दूसरी साइड करना है। एक बार धीरे धीरे अभ्यास करके उसके बाद हम इसको जल्दी जल्दी भी बजा सकते हैं। अभी मैं आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ कि इसकी आवाज़ कैसी आती है, आपको सुनाएंगे। तो ये थे हमारे वाद्य के प्रकारों के बारे में हमने बात की। आइए चलो सुनते हैं हम मंजीरे की आवाज़ जो है इसकी वो कैसे बजता है, उसके बारे में हम सुनते हैं। तो आज हमने बात की वाद्य यंत्रों के प्रकारों के बारे में बात की। वाद्य के जो प्रकार हैं, वाद्य यंत्रों के बारे में बात की, जो कि 4 थे हमारे। कौन कौन से वाद्य थे? पहला हमारा जो वाद्य के 4 प्रकार थे, चारों में हमने तत्वाद्य के बारे में बात किया, सुशीर वाद्य के बारे में बात की, अवनद्ध वाद्य के बारे में बात की, घन वाद्य के बारे में बात की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।